चलिए साहब, अब हम लोग मियोसिस का प्रोफेज 1 स्टार्ट करते हैं। तो ये समझ लिया तो मियोसिस उसका खत्म हो गया। फिर उसके बाद कुछ नहीं है। फिर तो जिसको माइटोसिस आता है वो कंपेयर कर करके सारे क्वेश्चन बना लेगा। प्रोफेज 1 हम लोग स्टार्ट करते हैं और खत्म भी करेंगे आज इसको, कुछ भी हो जाए। देखो क्या होता है ना, कई बार प्रोफेज 1 में बच्चे क्वेश्चन कहाँ गलत करते हैं मैं ये बताता हूँ। मैं एक्सपीरियंस बताता हूँ, ये बच्चे खुद ऐसा करते हैं, सर ऐसा क्वेश्चन गलत हो जाता है। और बच्चों को देखता हूँ मैं, ऐसा क्वेश्चन वो गलत करते हैं। एक्चुअल में क्या नहीं है, एक एक वर्ड से आंसर चेंज हो जाता है। प्रोफेज 1 में एक एक वर्ड चेंज होगा ना तो आंसर चेंज हो जाएगा। जैसे एक वर्ड आता है अपियरेंस, और एक वर्ड आता है मोर क्लियरेंस, और एक वर्ड आता है डिसअपियरेंस। अब ये तीनों वर्ड किसी एक ही चीज के लिए बात किया जा रहा है। और अगर तीन वर्ड अलग अलग है, अपियरेंस, मोर क्लियरेंस, डिसअपियरेंस, ये तीनों वर्ड टेट्राइड के लिए हो रहा है, और ये तीनों अलग अलग स्टेज में होगा प्रोफेज के। बच्चा भयानक कंफ्यूज होता है कौन सा आंसर होगा, क्योंकि बच्चा के दिमाग में ये होता है कि सेल डिवीजन के बीच में कोई क्लियर कट बाउंड्री थोड़ी है, कोई भी आंसर मार दो। नहीं, कोई भी आंसर नहीं मारना है। एनसीईआरटी में स्पष्ट तौर पे लिखा है कौन चीज किस फेज में दिखेगा। तो मैं आपको पहले एक ओवरव्यू देता हूँ प्रोफेज 1 का, किसमें क्या होगा। पता है इसमें होना क्या है, होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में जो आप जेनेटिक मटेरियल देख रहे थे ना, जीन जीन जीन, कैपिटल ए स्मॉल ए, उस जीन को चेंज कराना है। उस जीन को चेंज कराना है, ये कराना है, और उसको कहते हैं क्रॉसिंग ओवर, जो अभी आपको हम दिखाएंगे होते हुए। मकसद यही है। प्रोफेज 1 इतना कॉम्प्लेक्स इसलिए है कि ये जीन एक्सचेंज हो पाए होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच, मकसद यही है। और उसी को कराने के लिए प्रोफेज 1 इतना देर तक चलता है। अब बताओ, अगर ऐसा है कि ये होमोलोगस क्रोमोसोम था, याद कीजिए मैंने दिखाया था ना ये होमोलोगस क्रोमोसोम, तो बताइए ये दोनों आपस में नॉन सिस्टर क्रोमेटिड थे। यस, ये दोनों आपस में सिस्टर क्रोमेटिड थे, ये दोनों, और ये दोनों आपस में सिस्टर क्रोमेटिड थे। तो ये जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के जो जेनेटिक मटेरियल है ना, और ऐसे नॉन सिस्टर क्रोमेटिड जो पास पास हैं, क्योंकि ये भी तो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है, जो पास पास वाले नॉन सिस्टर क्रोमेटिड होमोलोगस क्रोमोसोम के हैं, उसी के बीच में कुछ मटेरियल कट के इधर से इधर जाएगा और कुछ मटेरियल कट के इधर से इधर आएगा। तो एक बात बताइए, इसके लिए सारे जोड़े यानी कि सारे होमोलोगस क्रोमोसोम को सामने सामने आना पड़ेगा, अरेंज होना पड़ेगा ना, सजना पड़ेगा ना। और सेल के अंदर ऐसे सजा हुआ थोड़ी होता है, वो तो क्रोमेटिन का फॉर्म पे बिखरा पड़ा रहता है, जाल बना रहता है। तो बताइए अब आप समझ गए होंगे प्रोफेज 1 के स्टार्टिंग में क्या करने की तैयारी होगी, कि उसको सामने लाओ, किसको, होमोलोगस क्रोमोसोम को सामने सजाओ, और उसके बाद उसके बीच में एक्सचेंज करा दो, क्रॉसिंग ओवर, और ये काम हो गया तो फिर दोनों को भगाओ। यही काम होना है प्रोफेज 1 में। अब वही वही काम होने के लिए 5 स्टेज है यहाँ पे, लेप्टोटीन, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटीन, डिप्लोटीन और डायाकाइनेसिस। ये 5 स्टेज है ना। बच्चों में बता दूं, क्रॉसिंग ओवर इसमें होता है पेकाइटीन में। पेकाइटीन में क्रॉसिंग ओवर मतलब अरे मिड में, प्रोफेज 1 के एकदम मिड में क्रॉसिंग ओवर होना है। तो बताओ, अब आप खुद दिमाग लगाओ, बताओ उससे पहले लेप्टोटीन जाइगोटीन में क्या हुआ होगा। होमोलोगस क्रोमोसोम को पास लाया गया होगा, यस और नो। पास लाने की तैयारी चली होगी लेप्टोटीन जाइगोटीन में। कैसे वो हम देखेंगे अभी। पास एक ओवरव्यू दे रहा हूं ताकि आप अटको मत सवाल में, आप रिजेक्शन मेथड से क्वेश्चन बना लो। नेक्स्ट, क्रॉसिंग ओवर हो गया पेकाइटिन में, उसका डिप्लोटीन डायकाइनेसिस में क्या होगा, जल्दी बोलो, हो गया ना जेनेटिक एक्सचेंज जो करना था। तो होमोलोगस क्रोमोसोम को दूर भगाओ, दूर भगाओ। बस ये ओवरव्यू दिया है मैंने। अब चाहे तो ये ओवरव्यू नोट्स में ऐड कर लेना, चाहे तो आप ये ओवरव्यू नोट्स में ऐड कर लेना। ये सब मत लिखो, वो आप समझ गए, अभी आप क्रॉसिंग ओवर पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्या है ये। ओवरव्यू ऑफ प्रोफेज 1, ये अगर ओवरव्यू आपको पता है ना तो आपको मजा आएगा। तो आप तो पहले प्रोफेज 1 का ओवरव्यू लिख लो स्लाइड लो, इसका स्क्रीनशॉट लो। और अब लेते हैं हम लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटीन, डिप्लोटीन, डायकाइनेसिस, एक एक करके। अब आपके दिमाग में सेट हो चुका होगा, लेप्टोटीन जाइगोटीन में जो भी कार्यक्रम चलेगा होमोलोगस क्रोमोसोम को पास लाने की तैयारी चलेगी, और डिप्लोटीन डायकाइनेसिस में होमोलोगस क्रोमोसोम को दूर ले जाने की तैयारी चलेगी, और पेकाइटीन में चलेगा जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज।
होमोलोगस क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में। ये जल्दी से दिमाग में सेट करो, पानी दो, जल्दी से दिमाग में सेट करो। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेप्टोटीन आपके सामने मैंने डायग्राम बनाया है, लेवलिंग नहीं किया है ताकि लेवलिंग आपके सामने करूं। लेप्टोटीन, लेप्टोटीन स्टूडेंट, लेप्टो का मतलब क्या होता है? लेप्टो का मतलब होता है थिन, एकदम पतला, थिन। और टीन का मतलब तो मैंने आपको पहले से बता रखा है, थ्रेड, थ्रेड। चलो एक एक करके मैं सारे पार्ट्स का लेवलिंग कर देता हूं। आपके मैंने ये सामने एक एनिमल सेल दिखा रखा है, एनिमल सेल है। सबसे बाहर क्या होगा, जल्दी बोलो, सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। उसके अंदर क्या होता है, साइटोप्लाज्म। ये क्या है, साइटोप्लाज्म है। अब डिफरेंट सेल ऑर्गेनेली भी आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। ये क्या है, लाइसोसोम है, लाइसोसोम। ये क्या है, गोल्जी बॉडी है। ये क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। एक सेकेंड, हाँ ये क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ये क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। सब कुछ दिख रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया है, सब कुछ। हालांकि माइटोकॉन्ड्रिया तो आगे भी दिखता है। और अंदर में न्यूक्लियस के अंदर क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म। ये क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म है, क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। अच्छा इधर मैंने दो क्या दिखा रखे हैं, ये सेंट्रियोल पेयर है, सेंट्रियोल पेयर, टू सेंट्रियोल पेयर है, ये भी सेंट्रियोल पेयर है। वन, अरे यार ये क्या हो रहा है, वन और वन, सेंट्रियोल पेयर है। ठीक है, अब आप बोलोगे सर ये सेंट्रियोल पेयर डुप्लीकेट कहां हुआ, बोलो जी अभिषेक, सेंट्रियोल पेयर डुप्लीकेट कहां हुआ, किस फेज में? प्रोफेज, प्रोफेज, लेट प्रोफेज। अरे बेटा तुम्हारा इससे पता चलता है तुम क्या करते हो घर पे, समझे? हम लोग जो है ना पढ़ाते पढ़ाते बच्चे का शक्ल देख के बता देंगे कि उसके खून में क्या चल रहा है अभी, उसका एक्सप्रेशन देख के बता देंगे कि बच्चा कितना दूर तक जाएगा, समझ गए? तुम्हारे जैसे कितनों का ट्रीटमेंट किया है मैंने। शिवानंद, मेटाफेज सर, तुम्हारा भी ट्रीटमेंट जरूरी है, ठीक है? मेटाफेज में सेंट्रियोल पेयर डुप्लीकेट हुआ, अरे तुम लोग से ना हो पाएगा, ठीक है? ईरान बताओ सेंट्रियोल डुप्लीकेशन कहाँ होता है? ईरान, ईरान, आई थिंक ईरान को पहले साउंड ऑन करना चाहिए तब बोलना चाहिए, और ये बदतमीजी करेगा ना भगा देंगे क्लास से। साउंड ऑन किए बिना बोल रहा है उधर से वो। नेटवर्क प्रॉब्लम बता रहा है। सर जीवन फेज में। अरे तुम मत बोलो, तुमसे ना होगा, तुमसे ना होगा। तुक्का ना एक बार मारा जाता है, समझे? तुमसे ना होगा। नवीन, एस फेज में सर। ये वो लोग है ना, अरे टाइम पास वाले लोग यार, इन लोगों से थोड़ी ना कुछ होने जाना है, इन लोगों से थोड़ी ना कुछ होना जाना है। ये लोग टाइम पास वाले लोग हैं, बस गार्जियन को ठग रहे हैं और अब बता रहे हैं कि मैं नीट का तैयारी कर रहा हूँ। ये लोग 5-5 साल नीट का तैयारी करेंगे फिर भी गार्जियन को ही बताते रहेंगे कि अभी और करना है। क्या ही बोलूं इन लोगों को। एस फेज में माइटोसिस के समय अलग से डायग्राम बना के दिखाए थे कि ये सेल मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, और सेंट्रियोल पेयर डुप्लीकेशन होता है साइटोप्लाज्म में, और डीएनए का रेप्लिकेशन हो जाता है न्यूक्लियोप्लाज्म में। ये माइटोसिस में अलग से डायग्राम बना के दिखाए थे। अरे लोग टाइम पास वाले लोग क्या करेंगे, लोगों को तो बारिश पड़ रहा है तो सर आज नेटवर्क नहीं है, ये नहीं है, लोगों को तो बहाना चाहिए कुछ भी,
क्या करेंगे ये लोग? लोगों को ये नहीं पता है कि सेंट्रल पेयर, तुम तो पढ़ो यार, तुम्हारे पे हम माथा पेची करके अपना टाइम बर्बाद नहीं करेंगे अच्छे बच्चों के लिए। कुछ बच्चे हमारे पास यहाँ पढ़ने आए हैं, जनरली पढ़ने आए हैं, उनका समय बर्बाद नहीं करेंगे। सेंट्रल पेयर डुप्लीकेशन होता है एस फेज में, ठीक है, ये मैंने पढ़ाया है, जिनको नहीं समझ में आ रहा जाके रिवाइज कीजिए पिछला, ठीक है। और आप याद रख लीजिए कि आप अपना भविष्य बर्बाद कर रहे हैं और आप कुछ नहीं कर रहे हैं। अगर आपको ये नहीं पता है सेंट्रल पेयर डुप्लीकेट कहाँ होता है, यकीन मानिए आप चपरासी बनने लायक नहीं है। आप बायोलॉजी डिपार्टमेंट के किसी भी फील्ड में चपरासी बनने लायक नहीं है, क्योंकि एक चपरासी को भी स्लाइड निकालने बोलेंगे ना लैब में, बोलेंगे एस फेज का निकालना स्लाइड, बच्चों को पढ़ाना है, दिखाना है, तो वो वही वाला निकालेगा जिसमें उसको कोना कोनी दूगो सेंट्रल पेयर दिख रहा होगा, क्योंकि उसको भी याद है कि सेंट्रल पेयर डुप्लीकेशन एस फेज में होता है। तुम चपरासी बनने लायक नहीं हो और चले हो डॉक्टर बनने, बेशरम। चलो इरहान आया, जिंदा हो गया ये? हाँ सर, क्या मैं हो तो रहा बोल था? रहा था उस समय। हाँ, आवाज नहीं आ रहा था तुम्हारा। सेंट्रल पेयर डुप्लीकेशन कहाँ होता है? एस फेस, उसमें डीएनए रेप्लिकेशन भी होता चलो है। ये है तुम्हारा लेप्टोटीन। अभी मैंने लेप्टोटीन से जस्ट पहले क्या हुआ होगा? G2, उससे पहले क्या होगा? S, उससे पहले G1। यही S फेज में तो डीएनए का रेप्लिकेशन भी होता है, और वहीं पे तो ये इसका ये भी होता है सेंट्रल डुप्लीकेशन। अब देखिए डीएनए को दिखाते हैं अंदर में। मैं यहाँ पे डीएनए को दो अलग अलग धागे को, दो जोड़े धागे को एक ब्लू कलर से दिखा रहा हूँ। ये देखिए, पहले ये ऐसे था, अब देखिएगा यहाँ से, पहले ये था ऐसे, और लाल वाला भी इसी में ऐसे गुथा हुआ था ऐसे। एक्चुअल में ये यहाँ पे क्या था? इससे पहले तक यहाँ पे क्या था? ऐसे कई सारे गुच्छे मिलके बने हुए थे। लेकिन अब मैं क्या कह रहा हूं ना, लेप्टोटीन से ही कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाता है। तो अगर कंडेंसेशन स्टार्ट होना होगा तो वो जो एक एक धागा है वो गुच्छा से निकलना स्टार्ट होगा। और पता है लेप्टोटीन के दौरान क्या करते हैं? उस गुच्छे में से हर धागे को निकाल के, 46 धागे हैं, अगर 2n मान लो कि ये क्या है, 2n=46 है, तो 40 धागे में से, अब 40 धागे में से 40 धागा क्या जोड़े में, यानी कि 23 जोड़ा है। इसके ब्रैकेट में आप देखो क्या, 23 पेयर। तो मैं दो पेयर को लेकर डायग्राम एक्सप्लेन करूंगा, दो पेयर को लेकर। तो ये देखो दो पेयर, एक मैं ब्लू कलर से ले रहा हूं, तो ये धागा और एक धागा ये। अब ये धागा मोटा हो चुका होगा। क्यों हो चुका होगा मोटा? आपको समझ में आ गया होगा। ये धागा इसलिए मोटा हुआ होगा क्योंकि एस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन हुआ है। क्लियर? इसके अलावा एक धागा मैं और दिखाऊंगा जोड़ा में, एक ये देखिए, एक ये धागा और एक ये धागा। मोटा क्यों दिख रहा है? क्योंकि एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन हो गया। अब ऐसे ऐसे मोटे धागा 46 को पड़े होंगे, और हर धागे के अंदर डीएनए का कंटेंट डबल हो चुका है, एस फेज में ही हुआ है काम। लेकिन यहां पर ये लेप्टोटीन के दौरान ये धागे इस तरीके से बिखरे हुए नहीं दिखेंगे साइटोप्लाज्म, वो एक यूनिक स्टाइल में दिखेंगे यहाँ पे। किस कदर बताइए? क्या ये धागे का किनारा क्या कहलाता है अभिषेक? इसी से क्रोमोसोम बनने वाला आ गए। धागे का किनारा क्या कहलाएगा? क्रोमोसोम का किनारा क्या कहलाता है? टीलोमेयर। टीलोमेयर। तो जिससे आगे टीलोमेयर बनने वाला, क्या उसको अभी से टीलोमेयर बोल दे? हाँ बोल सकते हैं ना यार, क्या दिक्कत है? वही धागा तो आगे चल के टीलोमेयर बनने वाला है। तो क्या करते हैं ना, यहाँ याद कीजिए मैंने आपको कहा था कि जो एंडोन्यूक्लियोथिका होती है उसमें से एक नेट लाइक, एक जाल लाइक प्रोटीन जुड़ी होती है, ऐसे ऐसे याद कीजिए मैंने कहा था, और उसका नाम था न्यूक्लियर लेमिना। याद आया कुछ? न्यूक्लियर लेमिना, लेमिन प्रोटीन का बना हुआ इंटरमीडिएट फिलामेंट, याद आया? ये इंटरमीडिएट फिलामेंट क्या करते हैं? हर टीलोमेयर को अट्रैक्ट करते हैं। तो बच्चा के मन में आता है ये अट्रैक्शन किस साइट पर होगा? क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो पूरे न्यूक्लियस में है, तो वहां पर होगा जहां पर सेंट्रियोल पेयर बगल में रखा हुआ है, यहाँ पे। यानी कि इस जगह के जो न्यूक्लियर लेमिना है ना, इन सारे टीलोमेयर को अट्रैक्ट करके एक जगह पकड़ के ले आते हैं, और सीन कुछ ऐसा हो जाता है। सीन कुछ ऐसा हो जाता है, देखिएगा ऐसा मोटा धागा, दो गो ब्लू वाला, एकदम मोटा धागा होगा, ठीक है, ऐसे ऐसे इस तरीके से, इस तरीके से ऐसे लाल धागा। अभी कंडेंसेशन चल रहा है, ध्यान रहे, लेप्टोटीन में कंडेंसेशन कंप्लीट नहीं, स्टार्ट, कंडेंसेशन चलता रहेगा। ऐसे ही अगला धागा, मैं तो दो दिखा रहा हूं, ऐसे 46 धागे होंगे, ऐसे 46 धागे होंगे। ये अभी बच्चा क्या समझ लेगा कि ये एक ही धागा है, लो ये दो धागा है मोटा मोटा, ठीक है। लेकिन सबका टीलोमेयर को होल्ड करके कौन रखा है? न्यूक्लियर लेमिना। ये क्या भैया? ये क्या है? न्यूक्लियर लेमिना। न्यूक्लियर
लेमिना। क्या इसी को हम फाइबरस लेमिना भी कह सकते हैं? कोई दिक्कत? फाइबर का तो बना हुआ फाइबरस लेमिना, फाइबर का बना हुआ प्रोटीन है, लेमिन प्रोटीन का, फाइबरस लेमिना न्यूक्लियर लेमिना। ठीक है, क्या काम है इसका? क्या काम है? होल्ड्स टीलोमेयर, होल्ड्स टीलोमेयर ड्यूरिंग लेप्टोटीन। याद हो, अगर आपको, पढ़ने वाले बच्चे, नहीं पढ़ने वाले से कुछ नहीं कह रहा हूं मैं, पढ़ने वाले बच्चे, अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था कि मैं न्यूक्लियर लेमिना का 3 फंक्शन बताऊंगा। एक एंडोन्यूक्लियोथिका को सपोर्ट करती है, ये मैंने न्यूक्लियर लेमिना मेम्ब्रेन में ही बता दिया था। दूसरा मैंने कहा था कि टीलोफेज के दौरान न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जब दोबारा बनती है तो ये प्रोटीन, जो प्रोटीन की ना बनी हुई जाल है, तो ये फिर दोबारा ये फाइबर अरेंज होते हैं और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। टीलोफेज में रिकॉल कराया था। और आज बता रहा हूं लेप्टोटीन के दौरान कि देखो ये लेप्टोटीन टीलोमेयर को होल्ड करके रखता है। क्यों रखता है? मैं बता रहा हूं फिर से, कि उस गुच्छे में से हर क्रोमोसोम सेपरेट हो जाए और हर कोई अपने अपने जोड़े को पहचान पाए और सब कोई अपने अपने जोड़े के सामने आ पाए। इसीलिए ऐसा काम हो रहा है, इसीलिए ऐसा काम हो रहा है कि हर क्रोमोसोम का टीलोमेयर पकड़ के, किनारे को पकड़ के एक जगह ले आओ और एक जगह सबको बांध के रखो। और वो जगह कौन सा होगा? जहां सेंट्रियोल पेयर है दो को, उस जगह न्यूक्लियर लेमिना होल्ड्स टीलोमेयर ड्यूरिंग लेप्टोटीन एट द साइट ऑफ सेंट्रियोल पेयर। आप कह सकते हो ऐसा, ऐसा ये बात कोई पूछता नहीं है, डायग्राम में ऐसा दिखे। ठीक है, अब समझिए ये क्या है आपका, ये टीलोमेयर हर क्रोमोसोम का। क्या ऐसा एक धागा होगा यहाँ पे मोटा वाला? नहीं, 46 धागा होगा। अब आप समझिएगा, अब आप ध्यान दीजिएगा, अगर इस तरीके से, अगर मैं इस तरीके से इसको अरेंज करते चला जाऊं, ध्यान दीजिएगा, इस तरीके से मैं इसको अरेंज करते चले जाऊं, अरेंज करते चले जाऊं, सबका किनारा एक जगह बांध के रख दूं, ऐसे ऐसे दिख रहा होगा, देखिए दिख रहा है, ऐसे इस तरीके से दिख रहा है। किस टाइप का अपीयरेंस लग रहा है? क्या बुके ऐसा ही होता है? गुलदस्ता गुलदस्ता, क्या बुके ऐसा ही होता है? सभी लोग हाथ खड़ा कीजिए। कुछ अपीयरेंस लग रहा है बुके जैसा? गुलदस्ता जो देते हैं लोगों को गिफ्ट, ऐसा ही दिखता है। और ऐसा आपको दिखेगा जब आप माइक्रोस्कोप में देखेंगे लेप्टोटीन के दौरान, तो आपको आराम से मोटा मोटा धागा गुलदस्ता के रूप में दिखेगा। इसीलिए लेप्टोटीन को बुकेट स्टेज भी कहते हैं। लिख लीजिए आप यहाँ पे, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? किससे लें? इससे ले ले। इस पूरे अरेंजमेंट को, इस पूरी अरेंजमेंट को, इस पूरी अरेंजमेंट को मैं क्या कह रहा हूं? लिखिए, इस पूरी अरेंजमेंट को मैं कह रहा हूं BOUQUET, बुकेट स्टेज। यही है, फुलझड़ी नहीं बोलो उसको, गुलदस्ता बोलो, गुलदस्ता, गुलदस्ता इस टाइप से दिखेगा। अगर आपने माइक्रोस्कोप में सेल लगा के देख लिया और ऐसा आपको दिख गया तो कंफर्म है कि वो सेल माइटोसिस करने वाली तो नहीं है, क्योंकि ये तो लेप्टोटीन में ही ऐसा, माइटोसिस में कहा ऐसा बताया मैंने? होता तो बताता नहीं क्या मैं? होता नहीं है वहां ऐसा। अब यहाँ पे क्यों ऐसा किया गया? क्योंकि यहाँ सब जोड़े को सामने लाना है, वहां जोड़ा वोड़ा सामने लाने की कोई काम नहीं होती है। तो ये है लेप्टोटीन। अच्छा, इस दौरान आपको हर सेल ऑर्गेनली दिख रहा है। तो यहाँ हुआ तब क्या? होने के नाम पे क्या हुआ? यहाँ पे सेंट्रल पेयर भी ऐसे पड़े हैं, माइक्रोट्यूबुल भी नहीं बना है, ध्यान रखना। अभी माइक्रोट्यूबुल भी नहीं बना, होने का नाम पे क्या हुआ है? क्रोमोसोम का, मतलब क्रोमेटिन का, ये क्रोमेटिन है। ये सब क्या है? ये सब क्रोमेटिन है। ये सब क्या? क्रोमेटिन है, क्रोमेटिन है। स्टार्ट टू कंडेंस, मैंने बस लिखा स्टार्ट टू कंडेंस, स्टार्ट टू कंडेंस, बस स्टार्ट हुआ है, कंप्लीट नहीं होता है। बाकी सारा बात आपको नोट्स में लिखा मिल जाएगा। स्टार्ट होता है, कंप्लीट नहीं होता कंडेंसेशन। यहाँ पे बस स्टार्ट हुआ है और बुकेट स्टेज दिख रहा है, क्योंकि उसके टीलोमेयर को होल्ड करके रखा। बोलो लेप्टोटीन सभी को क्लियर है? लेप्टोटीन, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, जल्दी से। ले लिए? अब मैं चल रहा हूं जाइगोटीन पर। लेप्टोटीन समाप्त, लेप्टोटीन ऐसा ही दिखेगा आपको। अब मैं चल रहा हूं जाइगोटीन पर।
ठीक है। और जाइगोटिन के दौरान अब ये गुलदस्ता नहीं दिखेगा। क्या होगा जाइगोटिन के दौरान? ये जो क्रोमेटिन कंडेंस हो रहा था, ये कंडेंसेशन इसका कंटिन्यू रहेगा और अब वो ऐसा दिखेगा नहीं जैसा आपको दिखता था गुलदस्ता। तो क्या होगा यहाँ, आइए समझते हैं। यहाँ क्या होगा, न्यूक्लियर लैमिना वगैरह भी रहेगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अभी डिसइंटीग्रेट नहीं हो रही है, सब रहेगी, लेकिन चूंकि क्रोमेटिन का कंडेंसेशन कंटिन्यू है तो अब क्या होगी, वो डबल डबल क्रोमेटिन स्टेज में आ जाएगी। अभी काइनेटोकोर नहीं, डबल डबल क्रोमेटिन स्टेज में आ जाएगी। तो क्या आप उसको ऐसे दिखाओगे, ये देखिए एक लाल वाली, एक क्रोमेटिन उसका दूसरा क्रोमेटिन, यस और नो, ये दूसरा वाला। अब आप देखिए एकदम सामने सामने आ रहा है, एकदम देखते चलिए, ऐसे ही क्या इधर, ऐसे क्या इधर, वो वाली क्रोमोसोम भी अपने जोड़े के सामने, एकदम अपने जोड़े के सामने, अरे यार क्या हो गया, अपने जोड़े के सामने एकदम आ रही है, ठीक है। लेकिन अच्छा सेंट्रोमियर आ चुका है, सेंट्रोमियर से जुड़ा हुआ 2 क्रोमेटिड दिखेगा अभी आपको यहाँ पे, काइनेटोकोर नहीं आया अभी, लेकिन ये दोनों सामने सामने आएगी कैसे यार, अपने आप तो आएगी नहीं। यहाँ पे एक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स आता है और वो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम के बीच में, ध्यान सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम के बीच में पेयरिंग कराने का काम करता है। इस तरीके से वो प्रोटीन और डीएनए का बना हुआ, डीएनए भी होते हैं थोड़े बहुत उसमें, ठीक है। आप ये मत समझो उसमें कौन डीएनए कौन प्रोटीन, ये आपका काम का नहीं, बस यूं समझो जो डीएनए और प्रोटीन का बना हुआ कोई कॉम्प्लेक्स होता है, वो क्या करता है, खुद को लैडर लाइक मैनर में अरेंज करता है। लैडर लाइक समझे ना, सीढ़ी लाइक, इस तरीके से। कहां पे, होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में, ऐसे पहले एक स्टेप बना, दोनों को जोड़ा, ऐसे ऐसे ऐसे, और फिर ऐसे ऐसे, इस टाइप से, देख रहे हो, इस टाइप से, और इस वाले के बीच में भी ऐसे ऐसे। मैं थोड़ा और क्लियर बनाता हूं डायग्राम, ठीक है, नहीं तो छोटा हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। ये देखिए, ये एक क्रोमोसोम, ठीक है, और उसका जोड़ा यहाँ पे है, ठीक है। और मैं सारा डायग्राम एक ही में दिखाऊंगा, मैं एक ही जोड़ा में सब कुछ दिखाऊंगा, क्योंकि जो एक जोड़ा में हो रहा है दूसरे जोड़ा में भी यही काम हो रहा है, इसलिए मैंने इसको बड़ा दिखाया। देखिए, ठीक है, आगे से मैं ब्लू वाला नहीं दिखाऊंगा, आगे से मैं ब्लू वाला नहीं दिखाऊंगा, गुलदस्ता बना के दिखा दिया, काम खत्म है। अब यहीं पे मैं क्या कह रहा हूं, अब यहीं पे मैं क्या कह रहा हूं कि लैडर लाइक मैनर में अरेंज हो रहा है कोई प्रोटीन कॉम्प्लेक्स आके, इस तरीके से, इस तरीके से। और पता है इसी को कहते हैं हम लोग, सुनिएगा ध्यान से, साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं, साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। क्या है बच्चों ये साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स? मैंने पहले कहा ये डीएनए और प्रोटीन का बना हुआ है, इसीलिए इसको आप कह सकते हो क्या, न्यूक्लियो प्रोटीन। क्या बोलोगे, न्यूक्लियो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, न्यूक्लियो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। न्यूक्लियो का मतलब यहाँ पे क्या, न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लियो का मतलब क्या है यहाँ पे, न्यूक्लिक एसिड, मतलब क्या, डीएनए है थोड़ा बहुत। कौन डीएनए है, आपके काम का नहीं है, होता तो जरूर बताता, हर्ष पूछना मत, ठीक है। अब नाम कर लेके बोलूंगा तुम्हारा स्पेसिफिकली, होता तो काम का होता तो जरूर बताता, प्रोटीन भी काम का होता तो जरूर बताता, बस यूं समझिए न्यूक्लियो प्रोटीन का बना है, ठीक है। हाँ, काम क्या है ये समझिए, काम ये है कि वो जो जोड़ा है होमोलोगस क्रोमोसोम का, पास पास लाना है उसको। ये पास पास आने की फिनोमिना, किसके पास पास, होमोलोगस क्रोमोसोम के पास पास आने की फिनोमिना, ये जो पास पास आ रहा है, इस प्रोसेस को कहते हैं साइनेप्सिस। क्या कहते हैं इसको, साइनेप्सिस। मतलब इस साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स साइनेप्सिस में हेल्प्स करेगा। साइनेप्सिस का मतलब क्या है, सिंपली मीनिंग है जो होमोलोगस क्रोमोसोम के जो जोड़े हैं, उस जोड़े में जो दोनों मेंबर हैं, दोनों को एक जगह एक साथ आ जाना, साथ साथ आके अरेंज हो जाना। और ये काम किसने कराया है, ये काम साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स ने कराया है। तो आप क्या बोलोगे इसके बारे में, हेल्प्स इन साइनेप्सिस, सारा बात नोट्स में लिखा है, हेल्प्स इन साइनेप्सिस, ठीक है। अब बताना बच्चों, क्या यहाँ पे आपको होमोलोगस क्रोमोसोम का जोड़ा दिखा या नहीं दिखा? ये एक पूरा का पूरा, ये पूरा यहां से यहां तक जो मैंने कहा, बताओ क्या ये एक होमोलोगस क्रोमोसोम का जोड़ा है
या नहीं है? जल्दी बोलो, ये एक होमोलोगस क्रोमोसोम का जोड़ा है या नहीं है? किधर गया जी? तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा? पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। क्या इसी को हम लोग बाइवेलेंट कहते हैं? क्या इसी को हम लोग बाइवेलेंट कहते हैं? यस और नो? यही बाइवेलेंट है। यहाँ पे ये दोनों क्रोमोसोम आपस में, ये दोनों क्रोमोसोम के दोनों क्रोमेटिड आपस में सिस्टर, ये भी आपस में सिस्टर, लेकिन ये दोनों आपस में नॉन सिस्टर। अब बोलो, ऐसे इधर, अरे हर जोड़ा अपना ऐसे किया होगा, सिस्टर 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 सिस्टर, फिर वो नॉन सिस्टर, जो सिस्टर नहीं है वो नॉन सिस्टर। इसलिए मैंने बेसिक पहले बता दिया, क्योंकि अब डायग्राम कॉम्पैक्ट हो जाएगा, इसलिए मैंने बेसिक पहले बता के खत्म कर लिया वो बातें। अब आप समझ रहे हो यहाँ पे कौन सिस्टर क्रोमेटिड है और कौन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है। नोट्स में लेवलिंग किया हुआ है। अब मैं यहाँ करूंगा तो डायग्राम गंदा हो जाएगा, मैंने पहले समझा दिया है। बस यूं समझो, ये दोनों आपस में सिस्टर, ये दोनों आपस में सिस्टर, और इन दोनों में कोई भी 4 क्रोमेटिड में से 2 उठा लो, आपस में नॉन सिस्टर। ये डायग्राम आपका जाइगोट 3 का है। जाइगो मतलब क्या होता है? जागो ग्राहक जागो नहीं, जाइगो मतलब होता है पेयर, और पेयर का मतलब आप समझ चुके होंगे। यहाँ पे कौन सी पेयर? तो होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग हो चुकी है, साइनेप्सिस हो चुका है। इसमें मेन रोल किसका है? साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का है। पता है यहाँ पे साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स कौन है? बताता हूँ। यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर, ये जो लाल लाल है, ये मान लो कि लड़का लड़की है जिसका शादी होने जाने जा रहा है। अब आप जानते होंगे कि एक होता है अगुआ, जो लोग गांव देहात से होंगे वो जरूर जानते होंगे अगुआ किसको कहते हैं। कितने लोग जानते हैं अगुआ क्या होता है? अगुआ जानते हैं ना, अगुआ, ठीक है। अब वो इंग्लिश में क्या कहते हैं उसको पता नहीं, और शहर में क्या कहते हैं उसको नहीं पता। मीडिएटर। कितना मीडिएटर बोल सकते हो, लेकिन कि शहर वाले लोग उसको क्या बोलते हैं मुझे पता तो नहीं है। मैं भाव बताता हूँ। वो क्या होता है ना, कि वो लड़की पक्ष को भी जानते हैं और लड़का पक्ष को भी जानते हैं, अच्छे से जानते हैं दोनों को, ठीक है। तो अब वही एक ऐसा आदमी है जो दोनों के बीच में बात चला सकता है कि इस लड़की का ऐसे शादी करवा दिया जाए, और वो खुद भी इस चीज को फील करेगा कि इसका इसके यहाँ शादी हो तो ठीक ठाक रहेगा मामला। तो उसी को बोलते हैं हम लोग अगुआ। अब आप लोग उसको मीडिएटर भी बोल सकते हो, अंग्रेजी माध्यम वाले। हम लोग अगुआ बोलते हैं उसको, मतलब अगुआ। अब वो कुछ पैसा लेता है, कुछ पैसा वो लड़की वाले से भी लेता है, कुछ लड़का वाले से भी लेता है, और शादी में उसका आन बान देखना एकदम ठाठ के तरह खड़ा रहेगा, लगता है पूरा अरेंजमेंट वही किया है 12 लाख का, एकदम सबसे ज्यादा हाई फाई वही रहेगा। अगुआ है ना वो, उसका दोनों तरफ से चल रहा है, तो वही अगुआ है साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। लेकिन एक बार ध्यान रखना, अगुआ क्या करेगा? दोनों तरफ से बात चलाएगा, मतलब लेप्टोटीन। भाई इतने सारे लोग हैं दुनिया में, शादी कराने के लिए दोनों को बात चलाने के लिए एक जगह लाके खड़ा करना पड़ेगा, पहला मीटिंग कराना पड़ेगा, तो हो गया लेप्टोटीन। अब जाइगोटीन में क्या है? दोनों को सामने सामने लाके खड़ा कर दो। अब खड़ा कर दिए, शादी हो गई, सब कुछ जाइगोटीन ही है। अब वो लड़का लड़की आपस में गेमीट ट्रांसफर करेंगे, उसमें भी अगवा वहां पे रहेगा क्या? और रहेगा तो पिटाएगा नहीं क्या? हाँ, लेकिन ये बात है, अगवा को एटलीस्ट उस फैमिली से तब तक रिलेशन जरूर रखना है जब तक उनकी शादी काफी दिनों तक ना बीत जाए। मतलब कि शादी हो गई, एक आध बच्चे हो जाए, ऐसा नहीं कि रिश्ता टूट जाए। अगवा का ये काम होता है कि शादी हो जाने के बाद ऐसा नहीं कि भाग जाए, आप उस फैमिली का कम से कम 2-3 साल तक देख रेख कीजिए, दोनों लड़का लड़की में कुछ मैटर हो जाए तो सॉल्व कीजिए। इसीलिए ना आपको सामने लाया गया था, आप दोनों पक्ष को जानते हैं। तो इसका मतलब वो अगवा एटलीस्ट उस परिवार से तब तक रिश्ता नाता अच्छे से रखेगा जब तक उसके एक आध बच्चे ना हो जाए, गेमिट ट्रांसफर ना हो जाए। उसके बाद अगर वो अगवा अब उस परिवार को भूल भी गया, चला भी गया, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन वो अगवा के जाते ही अब तब तक लड़का लड़की में अनबन स्टार्ट हो चुका है, शादी के 4-5 साल निकल चुके हैं, जीवन का शुभ पल गायब हो चुका है। अब जीवन का स्टार्ट होता है अशुभ पल, और वो चलेगा अनंत काल तक। जब तक आपकी सांसें चलेगी तब तक आप भी परेशान होंगे और दूसरे को भी परेशान करेंगे। मतलब शादी का सुख आप 3-4 साल तक ले लीजिए, तब तक अगवा आपके सामने है। उसके बाद अगवा गया, उसके बाद रोज अनबन होना है, दोनों अपना अपना किनारा पकड़ने का कोशिश करेगा, दोनों अपना अपना किनारा पकड़ने का कोशिश करेगा। मतलब आप समझ गए? मतलब अब बातें पैकाइटिन में क्या होगा? ट्रांसफर। उसका डिप्लोटिन डायकाइनेसिस का मतलब क्या? अगवा गया। सुनिए मैं कहानी क्यों सुना रहा हूं, इसका मतलब सुनिए यहां से, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स सामने आके कब खड़ा हुआ, यही क्वेश्चन आएगा। जाइगोटीन कब तक रहेगा? पैकाइटिन कब गायब हो जाएगा?
डिप्लोटीन से गायब, डिप्लोटीन से साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स गायब। दूसरा सवाल, साइनेप्सिस कहां हुआ? जाइगोटीन। अभी 2 क्रोमेटिड दिख रहे हैं एक क्रोमोसोम में, और एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड दिख रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पे एक क्रोमोसोम, उसके 2 क्रोमेटिड, एक क्रोमोसोम 2 क्रोमेटिड। तो क्या आप यहाँ पे बाइवेलेंट में 4 क्रोमेटिड देख रहे हैं? हाथ खड़ा करके बोले कितनों को समझ में आ गया? अगर एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड तो बाइवेलेंट में 2 क्रोमोसोम। तो क्या बाइवेलेंट में, रुकिएगा एक सेकेंड, हेलो, हाँ ठीक है ईरान, तुम क्लास के बाद हमको कॉल करना। हाँ, पेयरिंग ऑफ होमोलॉग्स, हाँ क्या बोल रहे थे? बाइवेलेंट। ठीक है, तो बाइवेलेंट का मतलब क्या? पेयरिंग ऑफ होमोलॉग्स क्रोमोसोम। तो 2 जोड़, मतलब जोड़े में एक जोड़ा में 2 क्रोमोसोम है, तो एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड। तो क्या बाइवेलेंट में आप 4 क्रोमेटिड देखेंगे? यस और नो? बाइवेलेंट का मतलब क्या है? 2 क्रोमोसोम। यस और नो? 2 क्रोमोसोम। तो क्या आप बाइवेलेंट में 4 क्रोमेटिड देखेंगे? यस, बाइवेलेंट में 4 क्रोमेटिड देखेंगे। हैव 4 क्रोमेटिड, क्रोमेटिड। और इसी को बोलते हैं बच्चों, इसी को बोलते हैं टेट्राड, इसी को बोलते हैं टेट्राड। तो टेट्राड क्या है समझ में आया? अरे टेट्राड क्या है समझ में आया? टेट्राड क्या है? एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड और बाइवेलेंट में 2 क्रोमोसोम, तो 4 क्रोमेटिड, वही टेट्राड है। लेकिन जाइगोटीन के दौरान टेट्राड उतने अच्छे से नहीं दिखता है जितना अच्छा से अभी पेकाइटिन में दिखेगा। शिवानंद ढंग से बैठो। जितना अच्छा से पेकाइटिन में दिखने वाला है टेट्राड, उतना अच्छा से अभी जाइगोटीन में नहीं दिख रहा। अभी मैं आपको पेकाइटिन में दिखाऊंगा भी सही। मतलब अभी तक क्या हुआ? जाइगोटीन में तो क्या हुआ, सॉरी लेप्टोटीन में तो क्या हुआ? बस कंडेंसेशन स्टार्ट हुआ। और यहाँ अभी सुनना, कंडेंसेशन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, कंप्लीट पेकाइटिन में मानते हैं। अच्छा एक बात और, हम लोग माइटोसिस में कंडेंसेशन मेटाफेज में मानते थे, कंप्लीटेड मेटाफेज में। लेकिन यहाँ हम लोग प्रोफेज के अंत तक कंडेंसेशन कंप्लीट मान लेंगे। प्रोफेज के अंत तक, कानेटोकोर भी आ जाता है यहाँ प्रोफेज के अंत तक। ठीक है, हाँ स्पिंडल फाइबर उतने अच्छे से यहाँ नहीं लिख पाते हैं, लेकिन मान लेते हैं कि यहाँ कानेटोकोर आ चुका है प्रोफेज के अंत डायकाइनेसिस में। ठीक है, तो ये मैं बता रहा हूँ कि अभी तो प्रोफेज 1 का पहला स्टेज लेप्टोटीन में बस कंडेंसेशन स्टार्ट हुआ, बुकेट स्टेज दिखा, और बुकेट स्टेज दिखने के अलावा और कुछ भी नहीं हुआ। सारा सेल ऑर्गेनल लेप्टोटीन में भी दिख रहा है, जाइगोटीन में भी दिख रहा है। जाइगोटीन में धांसू चीज क्या हुआ? साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स आ गया, जो न्यूक्लियोप्रोटीन का बना हुआ, और वो करा दिया साइनेप्सिस। साइनेप्सिस का क्या मतलब? जोड़े में जो एक होमोलोगस जोड़े में जो 2 क्रोमोसोम दोनों का पास पास आना, दिस इज साइनेप्सिस। और इसकी वजह से बाइवेलेंट दिखा, लेकिन टेट्राड दिखा यहाँ जरूर। सुनिए, टेट्राड एपियर्स, आंसर जाइगोटीन। टेट्राड मोर क्लियरली विजिबल, आंसर पेकाइटिन। अभी आप देखेंगे पेकाइटिन में। बोलो बात क्लियर है? जाइगोटीन तक क्लियर है? अरे बोलो बोलो बोलो। चलो अब लो इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से। और इस मीटिंग का डाउट पूछो। हाँ बोलो जल्दी, आगे का मत तो पूछना, जाइगोटीन आगे में तो जाइगोटीन के बाद का मत पूछना। हाँ जाइगोटीन में तो सर पूरी तरीके से कंडेंस हो गया होगा। नहीं, वही तो बोल रहे हैं, हमको बता था तुम नहीं हुआ, यही तो बता रहे हैं ना। अभी कंडेंसेशन कंप्लीट नहीं हुआ। कंप्लीट मानेंगे कहाँ? लास्ट स्टेज डायकाइनेसिस। अभी तो वो 2 क्रोमेटिड भी क्लियरली विजिबल नहीं है। हाँ बोलो, कौन बोल रहा है? सर वो जो बोले थे लास्ट में पूछने के लिए, क्या 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 नहीं समझे? लास्ट में जो बोले थे सर एनसीईआरटी का एक लाइन बोले थे, पूछ लेना लास्ट। अरे इस मीटिंग में नहीं, क्लास के लास्ट में। बता देते ना सर, थोड़ा सा ही बात था उसको। 2 मिनट है तुम्हारा मीटिंग, 2 मिनट में नहीं होगा। ठीक है, तुम्हारा डाउट 2 मिनट में नहीं होगा। क्या तुम उस लाइन पे अभी लेके बैठ गए हो क्या? वो मियोसिस नहीं हो रहा क्या उसके बिना? नो सर, इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा सर। प्रोफेज में ही हमको ऐसा ही लाइन बता रहा है ना कि सर जैसे कि क्रोमोसोम अलग अलग हो गया तुम सर, बिना बेवकूफी वाला स्पिंडल बात फाइबर। कर रहे हो शिवानंद, सुने इधर मेरी बात।
अभी क्लास चल रहा है मियोसिस का और तुम एनसीईआरटी नहीं पढ़े, तुम्हारी गलती है, तुमको तब पूछना था। हम तुमको बोल रहे हैं क्लास के एंड में बताएंगे तो तुम मियोसिस रोक के डाउट पूछोगे, मेरा फ्लो तोड़ दोगे, तो ये तो बिल्कुल इनडिसिप्लिन है। हम कह रहे हैं क्लास के लास्ट में बताएंगे, नहीं सर अभी बता दीजिए, अब इस मीटिंग का 1 मिनट बचा है, मैं बीच में माइटोसिस की बात लाऊंगा, सारा बच्चा मेरा कंफ्यूज हो जाएगा। समझते हो नहीं जो हम बोल रहे हैं? हम कुछ सोच समझ के ना बोल रहे हैं, माइटोसिस का बात अभी हम नहीं करेंगे, मेरा सारा बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा जो मेरे साथ लाइव अभी क्लास कर रहा है, इवन रिकॉर्डिंग वाला कंफ्यूज हो जाएगा। हम कह रहे हैं ना तुमको बताएंगे मियोसिस का भी, अभी मुझे जितना पढ़ाना पढ़ा दे दो, लास्ट में अलग से तुमको हम डाउट बता देंगे, नहीं बताएंगे तब ना तुम कहोगे जी गजब बातें कर रहे हो। मिलते हैं नए मीटिंग में।